तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी पोर्थोजिल को। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है जो कि बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। तब उनमें से एक पुलिस वाला हल्का होने के लिए झाड़ियों के अंदर जाता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो एक लड़की की लाश होती है। उसकी गर्दन पर कट मार्क होते हैं और उसके बाल को खींच के पैरों के साथ में बांधा गया होता है। पुलिस वालों की बातचीत से हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी एक लाश पुलिस वालों को मिली है। उसको भी इसी तरह मारा गया है। फिर लोकल पुलिस को इस केस से हटा के लोकनाथन की टीम को दिया जाता है। SP लोकनाथन की टीम में होते हैं प्रकाश और वीना। वीना टेक्निकल असिस्टेंट होती है। SP लोकनाथन हॉनेस्ट ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत खड़ूस होता है। और प्रकाश थोड़ा डरपोक टाइप का होता है और उसने अभी अभी पुलिस ज्वाइन किया होता है। तो केस को टेक ओवर करने के बाद SP लोकनाथन की टीम सबसे पहले मॉर्चरी जाती है लाश को देखने के लिए। SP लोकनाथन अंदर जाते हैं, प्रकाश को बाहर रुकने को बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसका गला घोटने के लिए किसी स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर केसेस में अगर कोई किलर किसी को गला घोट कर मारता है तो विक्टिम के पीछे खड़ा होता है, पर इस केस में किलर लड़की के सामने खड़ा होता है और स्टील की तार को बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से खींचा गया है और इस लाश पर कोई भी हाथापाई के निशान नहीं होते हैं। फिर SP लोकनाथन प्रकाश को अंदर बुलाता है। प्रकाश का ये पहला केस होता है तो उसे उल्टी आ जाती है। SP लोकनाथन प्रकाश से कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, मैं ये केस खुद ही सॉल्व कर लूँगा। ये सब सुनने के बाद प्रकाश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो केस छोड़ के नहीं जाता। फिर ये तीनों कृष्णा पार्क नामक लॉज में रुकते हैं। प्रकाश देखता है कि SP लोकनाथन की पीठ पे बहुत सारे कट मार्क्स हैं। अगली सुबह SP लोकनाथन और प्रकाश क्राइम सीन पे जाते हैं और SP लोकनाथन उस किलर की सोच को समझने के लिए उस लड़की की बॉडी जिस पोजीशन में होती है, प्रकाश को वो उसी पोजीशन में बिठा देता है और कहता है कि किलर ने विक्टिम के बाल पैरों से इसलिए बांधे ताकि विक्टिम डायरेक्ट उसके चेहरे को देखे और किलर के सामने खुद को बहुत लाचार महसूस करे और किसी को तड़पाते हुए देखना उसे अच्छा लगता होगा। और ये सब इतनी सफाई से करता है कि पुलिस वालों को एक एविडेंस तक नहीं मिलता। तभी एक हवलदार आके उन्हें बताता है कि सर, पुलिस को एक और लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसे भी उसी तरह मारा गया है जैसे बाकी लड़कियों को मारा गया था। फिर SP लोकनाथन वहाँ पे जाते हैं और प्रकाश को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलते हैं और खुद कमिश्नर ऑफिस चले जाते हैं। फिर प्रकाश और वो हवलदार मिलकर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम सयोनी है। ये फ्री टाइम में एक NGO में गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वो कल भी पढ़ाने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई। फिर प्रकाश उस NGO में जाकर पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो 8 या 8:30 बजे यहाँ से निकल गई थी। उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी धक्का मारते हुए यहाँ से चली गई थी। प्रकाश पूछता है कि यहाँ पर आसपास में कोई गैरेज है क्या? अगर उसकी स्कूटी ख़राब हुई है तो वो रिपेयर करने के लिए ज़रूर जाएगी। उसके बाद वो दोनों नज़दीक के गैरेज में जाते हैं। प्रकाश इस लड़के से पूछता है कि कल रात यहाँ पर कोई स्कूटी रिपेयर होने के लिए आई थी क्या? वो लड़का कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 4 व्हीलर ही रिपेयर होती है, हम स्कूटी ठीक नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि इस गैरेज के एक कोने में एक कार खड़ी होती है और जैसे ही वो कार पीछे हटती है तो उसके पीछे सयोनी की स्कूटी होती है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और कहता है कि सर, ये स्कूटी रात में मालक ने रिपेयर करने के लिए ली होगी। मेरा काम तो 6 बजे तक ही होता है और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। फिर वहाँ पे उस गैरेज का मालिक आ जाता है। वो बताता है कि कल रात एक लड़की आई थी और स्कूटी को यहाँ पर छोड़ के गई है। स्कूटी के इंजन में प्रॉब्लम थी तो मैंने उसे कल आने को बोला था, फिर वो यहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ SP लोकनाथन कमिश्नर से कह रहे होते हैं कि मुझे 10 पेट्रोलिंग गाड़ी और 40 पुलिस वाले की टीम चाहिए। किलर हर 3 दिन में एक खून कर रहा है
और अगला खून कल होने वाला है। कमिश्नर एसपी लोकनाथन की डिमांड को अप्रूव कर देता है। फिर एसपी लोकनाथन सभी पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में रहने को बोलता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग शहर के चप्पे चप्पे में चले जाओ और कहीं भी कोई भी ऐसा खबर मिले तो मुझे बताओ। इसके बाद सभी लोग पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने घर का कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर आई है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई है। लाइट अचानक से चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एसपी लोकनाथन अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी इन्हें कॉल आता है और पता चलता है कि जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनके साथ जो हवलदार रहता है उसकी बेटी होती है। ये देखकर वो हवलदार बहुत रोता है। अगले दिन एसपी लोकनाथन और प्रकाश आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एसपी लोकनाथन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस केस का पहला मर्डर कातिल का पहला मर्डर ना हो, पहले भी उसने कई और मर्डर किया हो, लेकिन हमारे एरिया में नहीं किसी और एरिया में मर्डर करा हो, इसलिए इस एरिया की पुलिस को ये पता नहीं होगा। फिर वो वीना को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम ज़रा पुलिस डेटाबेस में चेक करो कि कई और ऐसे ही सिमिलर मर्डर हुए हैं क्या। फिर हम देखते हैं कि लोग बहुत तलाश करते हैं लेकिन सिमिलर मर्डर इन्हें आसपास के एरिया में देखने को नहीं मिलते। फिर प्रकाश इन्हें एक सुझाव देता है। वो कहता है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि कई बार कातिल 20-30 साल बाद फिर से मर्डर करने लगता है। तब वीना पूछती है कि ऐसा क्यों। तो एसपी लोकनाथन कहते हैं कि कातिल को मर्डर करने से जो खुशी मिल रही है वो सेम खुशी किसी चीज़ या किसी इंसान से मिल पाए तो वो मर्डर करना छोड़ देता है। फिर आगे चलकर अगर वो चीज़ या इंसान उससे दूर चला जाए तो वो मर्डर करना वापस चालू कर देता है। तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है। फिर वो दोनों 20-30 साल पुराने केस को ढूंढने लगते हैं। फिर प्रकाश को एक केस मिलता है। 1979 में एक लड़की को रस्सी से गला घोंटकर मारा गया था। जब वो इस केस से मिलता जुलता बाकी केस को देखते हैं, ऐसे रस्सी से गला घोंटकर मारने वाला केस सबसे पहले 1973 में हुआ था, यानी कि 1973 से 1979 यानी कि 6 सालों में 9 औरतों को रस्सी से गला घोंटकर मारा गया था। फिर एसपी लोकनाथन पूछते हैं कि इन मर्डर्स में कुछ सिमिलरिटीज़ है क्या। प्रकाश कहता है कि एक समानता है, ये 9 मर्डर अलग अलग जगह पर हुए हैं लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही था जिसका नाम है जॉन सेबेस्टियन। फिर एसपी लोकनाथन जॉन सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाते हैं। फिर प्रकाश देखता है कि अभी जो मर्डर्स हुए हैं उनके गले पर एक निशान है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि ये किस चीज़ का निशान है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये प्रेशर पॉइंट है। हमारे शरीर में कई प्रेशर पॉइंट होते हैं, अगर कोई प्रेशर पॉइंट को ढूंढ ले और उसी जगह पर वार करे तो आदमी कुछ मिनट्स के लिए बेहोश हो जाता है। प्रकाश को समझ में आता है कि किलर इसी तरह से लड़कियों का किडनैप करता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि अभी तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है, लेकिन 30 साल पहले अगर किसी को इस चीज़ के बारे में जानना हो तो वो कैसे जानेगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि बुक से जानेगा। फिर प्रकाश डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जाता है और वो बुक ढूंढने लगता है और उसे वो बुक मिल भी जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसपी लोकनाथन जॉन सेबेस्टियन के घर जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो दरवाज़ा खोलता है। इसका नाम कैनेडी होता है और ये जॉन सेबेस्टियन का बेटा है। कैनेडी कहता है कि मेरे पापा को मरे हुए कई साल हो गए हैं। एसपी लोकनाथन उसे अपना झूठा परिचय बताते हैं। एसपी लोकनाथन कहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपके पापा ने मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी। मैं अभी यहाँ किसी काम से आया था तो सोचा उनसे मिलता चलूँ। फिर कैनेडी एसपी लोकनाथन को अंदर आने को बोलता है। घर के अंदर काफ़ी पेंटिंग लगी होती है। एसपी लोकनाथन एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं। कैनेडी उन्हें बताता है कि ये मेरा बेटा है, वो दिल्ली में पढ़ता है। फिर एसपी कैनेडी से पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है। कैनेडी कहता है कि मेरी पत्नी 3 महीने पहले ही मर गई थी। फिर एसपी लोकनाथन बातों बातों में पूछ लेते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। कैनेडी कहता है कि हमारी शादी 1979 में हुई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब प्रकाश ने पुरानी केस हिस्ट्री को निकाला था तो वहाँ पे 1979 में ही आखिरी खून हुआ था।
और उसके बाद खून होने बंद हो गए थे। तो ये सुन के एसपी चौंक जाता है, क्योंकि 1979 में इसकी शादी हुई। हो सकता है इसकी शादी के बाद इसने मर्डर करना छोड़ दिया हो। फिर जैसे इसकी पत्नी का देहांत हुआ तो इसने फिर से मर्डर्स करना चालू कर दिया हो। दूसरी तरफ प्रकाश लाइब्रेरी में पता लगाता है कि ये बुक बहुत साल पहले कैनेडी ने इशू करवाई थी और कैनेडी जॉन सेबेस्टियन का ही बेटा है। प्रकाश एसपी को ये बात बताता है, लेकिन एसपी प्रकाश को कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। कैनेडी के घर के आसपास वाला एक घर खाली पड़ा होता है, तो ये लोग किराएदार के रूप में प्रकाश को भेज देते हैं। और आज ही तीसरा दिन है, यानी आज रात को ही एक और मर्डर होने वाला है। फिर रात में हम देखते हैं कैनेडी अपनी कार से घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसको फॉलो करने वाला जो पेट्रोलिंग गाड़ी होता है वो स्टार्ट नहीं होता। फिर रात में 3 घंटे तक इनको कैनेडी कहीं नहीं मिलता। फिर एक पुलिस वाले को कैनेडी मिल जाता है। वो कैनेडी से पूछता है कि आप इतनी रात को कहाँ गए थे। कैनेडी बताता है कि वो मूवी देखने गया था, और कैनेडी उनके सारे सवालों का जवाब दे देता है, इसलिए पुलिस को उसे घर जाने देना पड़ता है। एसपी लोकनाथन प्रकाश को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि अभी कैनेडी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तुम कैनेडी के घर जाओ और अंदर जाके तलाशी लो। फिर प्रकाश कैनेडी के घर के अंदर चला जाता है और वहाँ से अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी प्रकाश को एसपी लोकनाथन का कॉल आता है। वो कहते हैं कि कैनेडी घर की तरफ आ रहा है, तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। प्रकाश कैनेडी के घर से निकलने वाला होता है, तभी उसे एक बंद दरवाज़ा दिखता है और तभी कैनेडी वहाँ पे पहुँच जाता है। प्रकाश दरवाजे के पीछे छुप जाता है और वहाँ से भाग जाता है। प्रकाश एसपी लोकनाथन से पूछता है कि सर 3 घंटे के लिए ये कहाँ गायब था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक लड़की की हत्या हो गई है और इसको भी सेम किलर ने मारा है। लेकिन एक पुलिस वाला एसपी लोकनाथन को बुलाता है और कहता है कि किलर पकड़ा गया। पास ही में पुलिस का नाका था और किलर इस लड़की के गहने चुरा कर भाग रहा था और तभी उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। लेकिन इस पर प्रकाश और एसपी लोकनाथन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि किलर ने इससे पहले कभी भी लाश से गहने नहीं चुराए, तो ये कोई चोर भी हो सकता है। वीना कहती है कि ऐसा नहीं है, वो खुद कबूल किया है कि ये सारे खून उसी ने किए हैं। तो टेक्निकली ये केस क्लोज हो जाता है। एसपी लोकनाथन की टीम का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उनको अब वापस जाना होगा। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और किलर को पकड़ के ही रहेंगे। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जिस बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ा था और जिसने कहा था कि मैं ही किलर हूँ, वो कोर्ट में सुसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रात को प्रकाश और एसपी लोकनाथन कैनेडी को फॉलो करते हैं। कैनेडी जाके एक सुपरमार्केट में रुकता है। एसपी प्रकाश को कहते हैं कि तुम इस पे नज़र रखने के लिए शॉप के अंदर जाओ। फिर प्रकाश उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक से कैनेडी उसके पीछे आ जाता है। कैनेडी उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है और प्रकाश को अपने साथ घर लेकर आता है। कैनेडी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना बना के आता हूँ। प्रकाश देखता है कि उस दिन वो दरवाज़ा बंद था, लेकिन आज वो दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रकाश मौका देखकर उस कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती है। तभी प्रकाश को एक फ़ोटो के पीछे कोई चीज़ दिखती है। प्रकाश जैसे ही उसे हाथ में लेता है तो वो एक फ़ोटो होती है। दोस्तों 1979 में जिसका मर्डर हुआ था, ये उसी की फ़ोटो होती है। और तभी उसके पीछे कैनेडी आ जाता है। कैनेडी उसके ऊपर हमला करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। प्रकाश कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो कैनेडी उसी तरह का हमला उसकी गर्दन पर करता है और प्रकाश बेहोश हो जाता है। वो प्रकाश को बांध देता है और तभी कैनेडी के घर पे एसपी लोकनाथन आ जाते हैं और कैनेडी को गन दिखाकर प्रकाश को छुड़ा लेते हैं और कैनेडी के हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। फिर वो लोग जब उस फोटो को हटाते हैं तो उसके पीछे 8 लड़कियों की तस्वीरें मिलती है। एसपी लोकनाथन कैनेडी को सब सच बताने को बोलते हैं। तब कैनेडी बताता है कि मेरे पिता मुझे हमेशा छोटी छोटी बात के लिए मारा करते थे, जैसे कि अगर खाना परोसते समय खाना नीचे गिर जाए तो तब भी मुझे मारते थे। मेरा बचपन मेरे पापा से डरते हुए बीता है। एक दिन मैंने स्कूल छोड़ के बाहर बीड़ी पी रहा था, तब एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे देख लिया। तब मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ आप इस बारे में मेरे पापा को मत बताओ, वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तब मुझे उसे मारना पड़ा। तब पहली बार खून मैंने डर की वजह से किया था,
लेकिन गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला कि वो खून किसने किया है। और मेरे पापा वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से पूरा प्रेशर उन्हीं पे था और वो इसी केस में बिजी रहने लगे और कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे नहीं मारा, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण ये केस क्लोज हो गया था और उन्होंने मुझे वापस मारना चालू किया। तब मैं कुछ दिनों बाद गाँव की औरतों को मारने लगा। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए मैं रस्सी से गला घोट कर मारता था। फिर एक दिन मुझे प्रेशर पॉइंट के बारे में पता चला। फिर मैंने एक बुक से इसे सीख लिया। फिर मैंने सोचा कि इन मासूम औरतों को मारने की बजाय मैं मेरे पापा को ही मार डालता हूँ, तो मुझे इन मासूम औरतों को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उतना हिम्मत वाला नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और मैंने उन्हें मरने दिया, डॉक्टर को नहीं बुलाया। और मेरे पापा के मरने के बाद मैंने आज तक एक भी मर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैं मर्डर्स पापा की वजह से ही करता था। ये सुनने के बाद प्रकाश को थोड़ा अजीब लगता है कि कैनेडी को खून खराबा पसंद नहीं था और वो उनकी आंखों में भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं उनके बालों को खींचकर पैरों से बांधा गया है। जैसा कि एसपी सर ने एक्सप्लेन किया है कि कातिल चाहता है कि विक्टिम डायरेक्ट आई कांटेक्ट करे किलर के साथ। विक्टिम के चेहरे में जो डर है उनको कातिल देखना चाहता है और ये बातें कैनेडी के साथ मैच नहीं होती। और यहाँ पर जो फोटोज़ हैं वो पुरानी मर्डर्स की होती है और अभी की मर्डर्स की एक भी फ़ोटो नहीं होती है। तब कैनेडी बताता है कि करीब 3 महीने पहले किसी काम से बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो मेरे घर के अंदर कोई था और वो मुझे पीछे से मारकर कुर्सी पे बांध देता है और कहता है कि 30 साल पहले जब तुमने एक औरत को मारा तो तब मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया था। वो मेरे घर की नौकरानी थी। फिर मैंने तुम्हारा पता निकाला और देखा कि तुम अपनी ज़िंदगी आम तरीके से जी रहे हो। तुम्हें पुलिस ने कभी अरेस्ट नहीं किया। तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब कैसे करते थे, क्योंकि मुझे भी ये सब अब करना है। उसके बाद कैनेडी उसे सब बता देता है, कैसे प्रेशर पॉइंट से किसी को बेहोश किया जाता है। उसके बाद वो किलर वहाँ से चला गया था। फिर एसपी उससे पूछता है कि वो किलर कैसे दिखता था, तो कैनेडी कहता है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी का आवाज़ सुना है। वो वैसी आवाज़ था जैसा किसी खिलौने वाली बंदूक से आता है। उसके बाद कैनेडी प्रकाश को धक्का देके किचन में चला जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। कैनेडी ने कहता है कि प्लीज़ मेरे बारे में मेरे बेटे को मत बताना। उसके बाद कैनेडी गैस को ब्लास्ट कर देता है और सुसाइड कर लेता है। फिर प्रकाश कहता है कि मुझे पता है कि ये किस गाड़ी की बात कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब सयोनी नाम की लड़की मौत हुई थी, जो कि एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए प्रकाश एक गैरेज में गया था। तब एक कार के पीछे स्कूटी थी। जब वो कार वहाँ से हटी तब बिल्कुल वही साउंड सुनाई दे रहा था जैसा कि कैनेडी ने बताया था। प्रकाश और एसपी गैरेज वाले के पास जाते हैं और उसकी मदद से उस कार वाले बंदे के घर की तरफ जाने लगते हैं और तब हमें किलर का इंट्रोडक्शन होता है। दोस्तों, ये आदमी उसी एनजीओ में काम करता है जहाँ पर सयोनी गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। फिर जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसकी बीवी हर बात पे उसे सुनाती थी और ताना मारती थी और उसी के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखती थी। ये सब वो अपनी आंखों से देखता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोल पाता था और इसी का गुस्सा वो बाहर मासूम लड़कियों पर निकालता था। फिर प्रेजेंट में वो किलर कई बार निकल जाता है। फिर एसपी और प्रकाश उसके घर पर आते हैं। घर के अंदर कोई नहीं होता और उन्हें वहाँ पर अभी जो विक्टिम मरे हैं उनके फोटोज़ मिलते हैं और सभी लड़कियों के गाल पे डिम्पल होता है, बिल्कुल इसकी बीवी के जैसे। यानी कि अपनी बीवी का गुस्सा इन मासूम लड़कियों पर निकाल रहा है। एसपी लोकनाथन कहते हैं कि जब तक कोई जिंदा है तब तक उसके गाल पर डिम्पल रहता है। जब वो मर जाता है वो डिम्पल भी नहीं दिखता, क्योंकि हमने सब लड़कियों को मरने के बाद ही देखा है, इसलिए हमने ये डिम्पल नोटिस नहीं किया। किलर के घर पे कॉफ़ी शॉप के बिल मिलते हैं। वो लोग कॉफ़ी शॉप में जाकर पता करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि वो रोज़ एक जगह पर बैठता है और बाहर देखता रहता है। एसपी और प्रकाश बाहर देखते हैं तो बाहर इनको एक बैनर दिखता है और बैनर पे एक सेलिब्रिटी होती है और उसके गाल पर भी डिम्पल होता है। तो एसपी को लगता है कि अगला टारगेट यही लड़की है, तो वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की एक होटल में ठहरी होती है
एसपी उसके पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। और तभी उनके रूम की डोरबेल बजती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर वेटर होता है और किलर दूसरे होटल में जाकर वीना के रूम की डोरबेल बजाता है और वीना बाहर आती है। तभी किलर ऐसा नाटक करता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो वीना को कार की चाबी देता है और कहता है कि इनहेलर कार में है, प्लीज़ ला दीजिए। वीना तुरंत कार की ओर जाती है। फिर प्रकाश को थोड़ा अजीब लगता है। वो वापस शॉप के अंदर जाता है और आगे की चेयर पर बैठकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कृष्णान पार्क लॉज दिखता है। ये वही लॉज होता है जहाँ पर एसपी लोकनाथन की टीम रहती थी। प्रकाश को याद आता है कि वीना के गाल पर भी टिम्पल पड़ता है। वो तुरंत वीना को कॉल करता है और कहता है कि तुम होटल में ही रहना और बाहर मत आना। लेकिन तब तक वीना कार के पास आ चुकी होती है और किलर उसे पकड़कर ले जाने लगता है और उस गाड़ी का जो साउंड होता है वो प्रकाश को सुनाई देता है और प्रकाश जान लेता है किलर ने वीना को किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ पे एसपी लोकनाथन भी आ जाते हैं। वो दोनों किलर की कार का पीछा करते हैं। किलर एक जगह पर जाकर वीना को रस्सी से बांध देता है। वो दोनों भी किलर के पीछे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनकी फाइट होती है और किलर एसपी लोकनाथन के प्रेशर पॉइंट पर मार देता है और उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर किलर प्रकाश को मारने के लिए प्रकाश की तरफ बढ़ता है, लेकिन प्रकाश उसे गोली मारकर वहीं पर ख़त्म कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।